हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने चल रहा था कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन, जिसमें कोर्डेटा के प्राइमरी कैरेक्टर्स और सामान्य लक्षण किए थे। उसके बाद में अब आगे अपने कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन शुरू करें। जैसे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर हर एक फाइलम के अंदर, जैसे फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस क्लासिफाई करते थे, वैसे ही कोर्डेटा को जो है अपने आगे क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि कोर्डेटा, यहाँ थोड़ा सा विस्तार से क्लासिफिकेशन है कि कोर्डेटा को जब क्लासिफाई करते हैं तो उन जंतुओं को दो भागों में, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जिनके अंदर खोपड़ी, स्कल पाया जाता है, और दूसरे वो जिनमें स्कल नहीं पाया जाता है, यानी स्कल को क्रेनियम कहते हैं, और जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है उनको अपने बोलते हैं क्रेनिएटा, या जिसको अपने बोलते हैं यूकोर्डेटा। और जिनमें स्कल नहीं पाया जाता है उनको अपने बोलते हैं एक्रेनिएटा, यानी ग्रुप ए के अंदर उन छोटे जीवों को रखा गया जिनके अंदर विकसित मस्तिष्क नहीं था, विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं था या नहीं पाया जाता है, और जो समुद्री जल में रहते हैं, प्रीमिटिव टाइप के आदिम प्रकृति के जो जीव है उनको अपने प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिया के अंदर रखा। प्रोटो मतलब पुराने आदिम प्रकार के, और कोर्डेटा मतलब कोर्डेटा। ठीक है, तो जब अपने देखते हैं कि ग्रुप ए के अंदर क्रेनिया को जब अपने क्लासिफाई करते हैं, एक्रेनिया को, तो एक्रेनिया या प्रोटोकोर्डेटा को जब अपने क्लासिफाई करते हैं तो उनमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि इनके अंदर कौन से जीव रखे गए। वो जीव जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, और जो आदिम प्रकृति के होते हैं। यानी सबसे पहला कैरेक्टर को अपने देखते हैं प्रीमिटिव प्रकार के जंतु होते हैं। दूसरा, ज्यादातर जंतु जो है मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा, क्रेनियम एब्सेंट होता है, क्रेनियम या स्कल एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनके अंदर जो जंतु होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, यानी कोमल वर्म लाइक होते हैं, सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी वाले जंतुओं को जो है इसमें रखा गया था। इन जंतुओं के अंदर जो सिलोम होती है वो जो है 3 कक्षों के अंदर बटी होती है, जिसको अपने प्रोटोसिलोम, मीजोसिलोम और मेटासिलोम कहते हैं। इन जंतुओं के अंदर अपने देखते हैं कि फेरिंग्स की जो दीवार होती है उसमें जो है कई जोड़ी क्लोम दरारें, गिल स्लिट्स जो होती है वो पाई जाती है। कई जोड़ी, काफ़ी सारी जो है गिल स्लिट्स पाई जाती है। जो बड़े, जब अपने दूसरे ग्रुप की बात करते हैं क्रेनियम की, तो उसमें गिल स्लिट जो होती है कम पाई जाती है। तो इन जंतुओं के अंदर जो है उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए जो है अपने क्या चीज़ पाई जाती है, इनमें जो है प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लैमुरल प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या होती है, रुधिर वाहिनियों से संबंधित तो होती है। और वो क्या करती है कि इन जंतुओं के शरीर के अंदर दौड़ने वाला जितना रुधिर होता है उन सबको जो है शरीर से रुधिर को साफ करके और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलर रस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनको अपने ग्लोमेरुलस जो होता है वो इनकी रुधिर वाहिनियों के साथ अटैच जो है कुछ संरचनाएं होती है, जो कि एक नेफ्रिडिया की तरह जो है एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है, और वो क्या करती है, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। इन जंतुओं के अंदर जो है नोटोकॉर्ड केवल शरीर के अग्रभाग के अंदर पाई जाती है। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं, यानी एक्रेनिया के जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, और मोस्टली जो है इसमें हेमिकोर्डेटा के जंतुओं में भी इसी प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। जब अपने देखते हैं क्लासिफिकेशन को,
तो सबसे पहले अपने ग्रुप ए को लेकर चलते हैं, चल रहे हैं अभी। और इसके अंदर जैसे आपने बताया कि एक रेनिया के जंतु है, यानी स्कल जो होता है, इनके अंदर क्रेनियम जो होती है एब्सेंट होती है, विकसित मस्तिष्क जो होता है उसका अभाव होता है। और इन जंतुओं के अंदर ये मोस्टली जो है बहुत ही आदि प्रकृति के होते हैं, प्रीमिटिव टाइप के जंतु होते हैं। और इनके अंदर जो है इनकी बॉडी जो होती है सारे जंतुओं की जो होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, मेराइन वाटर के अंदर पाए जाने वाले ये जंतु होते हैं। इन जंतुओं के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी प्रीमिटिव टाइप का होता है, यानी कुछ गैंग्लियाज वगैरह जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं कि एक रेनिया को जब अपने क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो अपने देखते हैं कि इसको जो है सब फाइलम के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। एक रेनिया को जो है 3 सब फाइलम में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से सब फाइलम आगे? पहला हेमिचोर्डेटा, दूसरा यूरोचोर्डेटा और तीसरा सिफेलोचोर्डेटा। तो अपने सबसे पहले लेकर चलते हैं हेमिचोर्डेटा को। हेमिचोर्डेटा के जो जंतु होते हैं वो जंतु भी क्या होते हैं? बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, इनकी शारीरिक संरचना जो होती है छोटी होती है, लोअर कॉर्डेट होते हैं। और इन जंतुओं का शरीर जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। जब हेमिचोर्डेटा को अपने क्लासिफाई करते हैं तो इसको जो है अपने देखते हैं लगभग जो है इसके अंदर हेमिचोर्डेटा के अंदर 90 प्रजातियां, यानी अपने इसमें जानते हैं इसमें लगभग 90 स्पीसीज को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और हेमिचोर्डेटा को आगे 2 क्लास के अंदर जो है वर्गीकृत किया जाता है। पहली क्लास आती है एंटेरोन्यूस्टा और दूसरी आती है टेरोब्रैंकिया। एंटेरोन्यूस्टा के जो एनिमल होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखो पहले अपने इसके देखते हैं कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी जब इसको क्लासिफाई करते हैं 90 स्पीसीज के अंदर जो जंतु होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, नर्वस सिस्टम विकसित नहीं होता है, इनके अंदर जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, सिंपल टाइप का होता है, इनमें ब्लड जो होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है। ये जंतु जो होते हैं अविखंडित तो होते हैं, इनका शरीर सॉफ्ट होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो कृमि समान होती है। और इस प्रकार से ये जंतु जो है इसके अंदर सामान्य लक्षणों को लेते हुए इसमें अपने हेमिचोर्डेटा के अंदर रख देते हैं। फिर बाद में अपने चलते हैं कि इस हेमिचोर्डेटा को इसमें 2 क्लास के अंदर वर्गीकृत करते हैं। 2 क्लास में पहली क्लास आती है एंटेरोन्यूस्टा। एंटेरोन्यूस्टा, जब एंटेरोन्यूस्टा को अपने क्लासिफाई करते हैं, यानी एंटेरोन्यूस्टा को देखते हैं तो इसके आइडेंटिफाई कैरेक्टर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कैरेक्टर के अंदर अपने देखते हैं कि ये जो जंतु होते हैं वो लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर काफ़ी लंबे 250 मिलीमीटर तक के 25 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर तक के जो है लंबे हो जाते हैं। यानी कितने? 25 से लेकर 2500 मिलीमीटर के जंतु जो है इस क्लास के अंदर देखे जाते हैं। अब इस क्लास के अंदर जब अपने जंतुओं को देखें तो इनका सामान्यतः शरीर जो होते हैं इनको पैकॉन कहते हैं, यानी इनको अपने जिव्याग्रमी या टंग वर्म भी कहते हैं। इन जंतुओं के अंदर आहार नाल जो होती है सीधी लंबी होती है, इनका शरीर जो होता है एपिडर्मिस जो होती है वो रोम युक्त तो होती है। और इनके अंदर लगभग जो होती है 70 स्पीसीज को, इस क्लास के अंदर कितनी? 70 स्पीसीज को वर्गीकृत किया जाता है। तो एक बार अपने हेमिचोर्डेटा के अंदर क्लास लेवल तक वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद में ऑर्डर का जो है वो एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अलग से करेंगे। तो इसके अंदर जो है 70 स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया। अब इसकी दूसरी क्लास आती है टेरोब्रैंकिया, या इसको जो बोलते हैं तो स्पेलिंग जो होती है टेरोब्रैंकिया लिखते हैं, यानी पी साइलेंट रहता है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के अंदर जो है अपने लगभग अपने
प्लेरोब्रैंकिया जो क्लास होती है, इसके जो जीव होते हैं इनका मुख और एनस एक ही साइड में होते हैं, यानी आहार नाल जो होती है वो यू शेप होती है। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, उस तरीके से होती है। ये जंतु जो होते हैं वो मोस्ट ऑफली बिलकारी जंतु होते हैं। ये जंतु जो होते हैं कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सॉलिडरी भी हो सकते हैं, मतलब निवाही प्रकृति के भी हो सकते हैं और एकल जीवी भी हो सकते हैं। ये छिछले जल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें एक दो जो स्पीसीज है जंतुओं की वो समुद्री गहरे जल के अंदर पाई जाती है, बाकी सारे के सारे छिछले जल शैलो वाटर के अंदर जो है पाई जाती है, और सारे के सारे जीव जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, आपने भूल गए थे, जो एंटेरोल्यूस्टा के अंदर जो है एग्जाम्पल आता है बेलिनोग्लोसस, और अपने इसके अंदर अगर अपने एग्जाम्पल देखें या अपने देखें कि इन जंतुओं के अंदर मतलब कौन कौन से इस क्लास के अंदर कौन कौन से जंतु रखे गए हैं, तो इसमें रेप्टोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस जो होते हैं वो जंतु इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको इतना याद रखना। इसके बाद में अपने चलते हैं दूसरा सब फाइलम, अपना जो सब फाइलम है कौन सा, यूरोकोर्डेटा। जो यूरोकोर्डेटा है इसका दूसरा नाम अपने एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा इसको इसलिए पुकारते हैं क्योंकि इसके जो जंतु होते हैं उनके शरीर के बाहर की तरफ एक खोल पाया जाता है जिसको टेस्ट कहते हैं। टेस्ट या जो खोल होता है वो एक सेलुलोज टाइप का जो है एक पदार्थ होता है जिसको ट्यूनिकेट कहते हैं या ट्यूनिसिन कहते हैं। जो ट्यूनिसिन का बना हुआ खोल होता है उसके कारण इनको ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ये जंतु जो है क्या कहलाते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहलाते हैं। अब इन जंतुओं को ट्यूनिकेट्स कहते हैं, तो देखो इनके लक्षण क्या क्या होंगे। लक्षण के अंदर अपने देखते हैं कि सामान्यतः ये जंतु जो होते हैं जब विकसित तो हो जाते हैं तो ये स्थानबद्ध हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। लेकिन एक दो कुछ स्पीसीज, एक दो या कुछ ज़्यादा स्पीसीज ऐसी है जो कि क्या करती है, फ्री लिविंग भी होती है इधर उधर जल के अंदर, समुद्री जल। ये सारे के सारे समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं और क्या होते हैं, फिक्स्ड जंतु होते हैं, एक जगह पर जो है जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनके अंदर जो होती है सेलुलोज या ट्यूनिसिन का बना हुआ एक बाहर की तरफ टेस्ट पाया जाता है, और जिसका सत्रावण जो होता है, सेक्रेशन जो होता है, वो मेसोडर्म की कुछ सेल्स होती है, वो सेल्स जो है इसका समय समय पर सेक्रेशन करती रहती है और बॉडी के बाहर की तरफ एक टेस्ट बना हुआ रहता है। इनकी फेरिंग्स जो होती है वो बड़ी थैले समान होती है, लेकिन उसके अंदर दीवारों के अंदर जो है अनेक क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन जो होता है नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जंतुओं के अंदर अगर अपने देखें तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो केवल और केवल लार्वा अवस्था के अंदर ही पाई जाती है। वयस्क जंतु जब होता है, बड़ा हो जाता है जंतु, तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। इनकी लार्वा जो होते हैं, जो लार्वा बनते हैं, उन लार्वा के अंदर जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फिर जंतु जब कायांतरण करके मेटामॉर्फोसिस के बाद जब वयस्क जंतु बनता है तो उसमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ये शर्त लागू होती है कौन सी, जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी लार्वा अवस्था में केवल इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड और नेफ्रोसाइट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने फाइनल है कौन सा, ट्यूनिकेटा, या फिर इसको अपने कहते हैं यूरोकोर्डेटा। ये ट्यूनिकेटा जो होता है इसको अपने 3 क्लास के अंदर वर्गीकृत करते हैं। ट्यूनिकेटा को कितनी क्लास के अंदर वर्गीकृत करते हैं, ध्यान रखना भाई। इसके अंदर जो है लगभग 2000 स्पीशीज को वर्गीकृत किया जाता है। लगभग कितनी, 2000 स्पीशीज को वर्गीकृत किया जाता है, और उनको 2000 स्पीशीज को 3 क्लासों में रखा गया, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया 3 जो है क्लासें इसमें रखी गई। ठीक है, अब देखते हैं अपने एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। एसिडिया, थैलेसिया, लार्वेसिया में एसिडिया जो होते हैं वो मोस्ट ऑफली जंतु जो होते हैं वो तलप्लावी, पेलेजिक यानी जल के अंदर तैरने वाले होते हैं। ये ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं, निवाही प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एक जंतु इसमें फ्री लिविंग अकेले जीने वाले भी
जंतु इनके अंदर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर जो है ग्रसनी की दीवार में अनेक जो है गिल स्लिट पाए जाते हैं और एट्रियल कैविटी जो होती है वो उसके अंदर ये खुले हुए रहते हैं। यानी इनके क्या होते हैं, ग्रसनी की दीवार के अंदर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और वो अंदर की तरफ जो होती है एट्रियल कैविटी, एक बड़ी सारी गुहा होती है, उसके अंदर जो है खुले होते हैं और जल उनके अंदर से लगातार पास होकर एट्रियल कैविटी के अंदर जाता रहता है। ये जंतु जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं। इनके अंदर एक जंतु है जिसके पूरे शरीर की कार्यप्रणाली और उसके शरीर के मॉर्फोलॉजी और उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया, एसिडिया, सायोना, बोट्रेलस और मेलबुला, ये एनिमल जो है इसमें रखे। ठीक है, दूसरा आता है थैलेसिया। ये जंतु जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिटरी होते हैं, कुछ एक जंतु इसमें कॉलोनियल होते हैं, बाकी सारे के सारे जो होते हैं सॉलिटरी जंतु होते हैं। क्लोम छिद्र जो होते हैं इनके भी एट्रियल गुहा के अंदर, एट्रियल कैविटी के अंदर खुलती है और वयस्कों के अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और पूंछ अनुपस्थित होती है, क्योंकि लार्वा के अंदर पूंछ बनती है और पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है मेंढक की तरह और उसमें धीरे धीरे करके जब पूंछ खत्म होती है तो पूंछ के साथ नोटोकॉर्ड भी खत्म हो जाती है। इनके अंदर जो है अपने सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है साल्पा, एक एनिमल आता है साल्पा। और उसके बाद में अपनी तीसरी जो क्लास है इसकी वो आती है लार्वेसिया। ये एग्जाम्पल इसमें लिख लिया करो साथ में, साल्पा, इसमें हर्डमानिया, और लार्वेसिया के अंदर वो जीव आते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से समुद्री जल में तैरने वाले ट्यूनिकेट्स कहलाते हैं और रियल में इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ये सारे जंतु जो होते हैं इस क्लास का नाम है इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। और ये जंतु जो होते हैं इनमें क्लोम छिद्र जो होते हैं वो सीधे बाहर की तरफ खुलते हैं, एट्रियल कैविटी में नहीं खुलते, बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ खुल जाते हैं। यानी इनके जैसे विधियाँ होती है उसमें इंसुलेट्स पाए जाते हैं और ये शरीर से बाहर की तरफ खुलते हैं। यानी जल जो होता है अंदर से होता हुआ इनकी गिल्स में से होता हुआ बाहर निकल जाता है शरीर के अंदर। लगातार जो है जल की धारा जो होती है इनके गिल स्लिट से बहती रहती है। इनके अंदर प्रौढ़ अवस्था के अंदर जो होती है वो पूंछ पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इनके अंदर जीवन पर्यंत पाई जाती है। इनके अंदर मुख्य जो जंतु होता है वो आइकोप्लूरा, OIKEPLURA, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो अपने इसके अंदर सफाई होता है वो होता है सेफेलोकॉर्डेटा। जो सेफेलोकॉर्डेटा के जंतु होते हैं वो जंतु सामान्यतः मछली के समान प्रोटोकॉर्डेट जंतु थे। सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो रखे गए थे वो मछली के समान जो है जंतु रखे गए। शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। इनका शरीर जो होता है 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर लंबा, बेलनाकार और पारदर्शी शरीर होता है। ये जंतु जो होते हैं वो युग्मित, इनमें पेड या जिसको कहते हैं अपने युग्मित उपांग या पेड अपेंडिसेस जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, परंतु मध्य स्तर पर पंख यानी जिसको अपने क्या कहते हैं मीडियन फिन जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। इसको जो है लगभग जो है इसके अंदर 30 स्पीसीज आती है और उन 30 स्पीसीज को एक ही क्लास में रखा जाता है और वो क्या होती है लेप्टोकार्ड। 30 स्पीसीज को इसमें एक लेप्टोकार्डी के अंदर जो है इसको वर्गीकृत किया। लेप्टोकार्डी के अंदर जो है लगभग 7 जातियां जो होती है एसीमेंट्रॉन वंश की पाई जाती है और इसमें बाकी जातियां जो होती है वो एसीमेंट्रॉन यानी इनके अंदर क्या होता है जो जनद होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और अलग अलग इसकी जो डिटेल स्टडी है वो अपने जब हर्डमानिया करेंगे तो उसके लास्ट के अंदर जो है एक टॉपिक आता है उसमें अपने डिटेल के अंदर इसका वर्णन करेंगे ये एसीमेंट्रॉन की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं।
अधिकांश जातियाँ जो होती है एसिमेट्रॉन और ब्रेंकियोस्टोमा, जो दो जो वंश होते हैं, जीनस होते हैं उसमें, तो एक जीनस जो होता है इसमें ब्रेंकियोस्टोमा होता है जिसमें मोस्ट ऑफली जो स्पीसीज पाई जाती है, और एक जो है वो एसिमेट्रॉन होता है जिसके अंदर लगभग 7 स्पीसीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके अंदर जब अपने एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है इसमें अपने सामान्यतः जैसे एम्फियोक्स अपने सिफेलोडिस्कस एम्फियोक्सिस वगैरह जो है इसके अंदर अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रुप क्रेनिएटा, जो ग्रुप क्रेनिएटा है इसके अंदर सभी वो जंतु रखे गए जिनमें विकसित ब्रेन, विकसित नर्व तंत्र, एक बढ़िया विकसित स्कल और स्कल के अंदर विकसित ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम और हायर जो कॉर्डेट थे, बड़े विकसित जो जंतु थे उन सबको इसमें रखा गया। और इसमें एक ही सब फाइलम रखा गया वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को आगे जो है 2 डिवीजन में वर्गीकृत किया है। वर्टिब्रेटा को आगे क्लास में नहीं, पहले डिवीजन में वर्गीकृत किया। और पहली डिवीजन जो है वो है एग्नेथा और दूसरी ग्नेथोस्टोमेटा। उनके माउथ के अकॉर्डिंग जो है इनको वर्गीकृत किया गया। मैं एक बार स्पीड में बता देता हूँ, फिर कल के लेक्चर के अंदर अपने जो है क्रेनिएटा का पूरा वर्गीकरण करेंगे और सारे डिटेल में इनके जो है बताएंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। आज अपने इसको एक बार आगे वर्गीकरण कर देते हैं। तो देखो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर 2 डिवीजन होती है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में, यानी क्लास से पहले सुपर क्लास और क्लास के बाद सब क्लास, सुपर क्लास के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। सुपर क्लास है पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज यानी मछलियां सारी, और टेट्रापोडा जिनके अंदर 4 पैर पाए जाते हैं, अगर पैर 2 और पश्चात 2। ठीक है, तो इन जंतुओं के अंदर देखा पीसीज, पीसीज को जो है 3 क्लास के अंदर वर्गीकृत किया। कौन कौन सी? ब्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिज, ऑस्ट्रेक्टिज। ब्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिज, ऑस्ट्रेक्टिज। और इधर जो है सुपर क्लास दूसरी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर जो है अपने 4 क्लास है जो कि मुख्य है। 4 क्लास कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एरिस और मैमल्स। सबसे विकसित जीव मैमल्स। ठीक है, तो क्रेनिएटा का जो क्लासिफिकेशन है वो अपने कल की क्लास। ठीक है, ओके।